Hello everyone. So in this video we are going to discuss electromagnetic theory. So electromagnetic theory is basically divided into three branches: electrostatics, magnetostatics and electrodynamics. So basically we will start with firstly electrostatics. सबसे पहले हम तीनों की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेशनरी चार्जेस और चार्जेस मूविंग very slowly, that is v less than c. Here we neglect the effects arising due to motion. Also there is no time dependence. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम जो स्टेशनरी चार्जेस यानी चार्जेस एट रेस्ट पर होते हैं, तो उनके बीच में क्या फोर्स लग रही है, क्या फील्ड जनरेट हो रही है, क्या उनके बीच में उनके चार्जेस के द्वारा क्या पोटेंशियल है, इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। एक बात और, चार्जेस के बीच में या चार्जेस थोड़ा बहुत भी मूव कर रहे हैं तो उसके मोशन के कारण जो इफ़ेक्ट है उनको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। यानी कि अगर चार्जेस थोड़ी बहुत स्पीड से भी मूव कर रहे हैं तो उनसे जो इफ़ेक्ट होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो रिजल्ट हैं वो अधिकतर मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, और इसके अंदर कोई भी टाइम डिपेंडेंस नहीं होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटोस्टैटिक्स। नाउ व्हाट इज मैग्नेटोस्टैटिक्स? स्टडी ऑफ इफेक्ट्स अराइजिंग ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस. Movement of charges means current. Study of effects arising due to movement of charges, that is v is equal to constant. अब movement of charges क्या है? करंट है। तो in other words we can say that magnetostatics is study of effects of constant current, or we can say that study of effects of constant current. ये जो डेफिनेशन है उसका दूसरा रूप ही ये जो लाइन लिखी हमने वो है। ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? Study of time dependent electromagnetism is known as electrodynamics. Study of time dependent electromagnetism or study of effects arising due to accelerated charges. यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने जो चार्जेस है वो लगभग हमने रेस्ट पर स्टडी किए हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच के अंदर हम क्या करेंगे कि चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है तो उससे हमें क्या फिनोमिना मिल रहे हैं या
मतलब एक्सेलरेशन के कारण, एक्सेलरेशन एक तरह से कोज है, तो उससे क्या इफेक्ट मिल रहे हैं हमें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. What we exactly mean by the term charge? Actually we do not know कि चार्ज क्या है, लेकिन चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं और इतना हमारे लिए काफ़ी रहेगा किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, तो चार्ज क्या है? अगर हम चार्ज की बात करें कि चार्ज क्या है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि अगर हम पूछें कि मास क्या है, और ये क्वेश्चन ऐसा ही है अगर हम पूछें कि स्पिन क्या है. तो इन तीनों टर्म्स को हम सिर्फ ये कह देते हैं कि इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. तो चार्ज को हम क्या कहेंगे? इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल q और कैपिटल Q. चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम कि चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्वांटिटी. It means that is value of charge does not change with speed. यानी कि अगर चार्ज कोई रेस्ट पर है, उसकी वैल्यू 5 कूलम है, तो अगर कोई पर्सन उसी चार्ज को लेकर भागता है, चाहे वो कम स्पीड से भागे या सी की स्पीड से भागे, तो उस चार्ज की जो वैल्यू है वो 5 कूलम ही रहेगी. इसका यह मतलब है. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE. इसको हम क्वांटाइजेशन रूल कहते हैं. अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसका क्या मतलब है कि चार्ज की वैल्यू सिर्फ 1.6 माइनस 10⁻⁻19 कूलम, ये हो सकती है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 4.8 10⁻⁻19 कूलम. यानी कि जो E है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. और यहाँ पर N की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 एक्सेट्रा इस तरह से कंटिन्यू रहेगी. अगर हम N की वैल्यू 0 पुट करें तो Q की वैल्यू क्या आएगी? 0. 1 पुट करें तो +1 की बात कर रहे हैं हम, इसी तरह माइनस में होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड सो ऑन. तो जो ये क्वांटाइजेशन रूल है ये क्या कहता है कि जो इनके बीच की वैल्यू है वो क्या होगी? नॉट अलाउड. इनके बीच की वैल्यू क्या होगी? नॉट अलाउड. इनके बीच की वैल्यू क्या होगी? नॉट अलाउड. सिर्फ यही वैल्यूज़ जो हैं वो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं. यह चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब है. तो जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है R.A. मिल्कियन द्वारा प्रूव की गई बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. इट इज़ एक्चुअली फेमस एक्सपेरिमेंट, मिल्कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ओके, नाउ चार्ज कैन एग्जिस्ट सिंगली, मतलब आइसोलेटेड चार्ज इज पॉसिबल. एक सिंगल चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेट के केस में ना सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर सकता, ना सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट कर सकता, दोनों का कॉम्बिनेशन ही एग्जिस्ट करेगा. यानी कि आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट.
अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वार्क जो हैं, क्वार्क डू नॉट फॉलो अबव क्वांटाइजेशन रूल। क्वार्क क्या है? वैसे क्वार्क अब तक के सबसे छोटे पार्टिकल हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल हैं, प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल हैं। एक्चुअली जो प्रोटॉन है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क। क्वार्क 6 प्रकार के हैं अब तक: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज एंड चार्म। ओके, फॉर एग्जांपल अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है वो +2/3e है, और डाउन क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है? -1/3e। लेकिन ये जो दोनों क्वार्क हैं, हम दोनों क्वार्क्स का एग्जांपल ले रहे हैं, वो क्या है? डू नॉट फॉलो क्वांटाइजेशन रूल। नाउ व्हाई? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि क्वार्क जो है आइसोलेटेड नहीं है, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे नेवर बी। ठीक है, तो सिर्फ क्वार्क्स को छोड़कर सभी चार्जेस पर ये जो क्वांटाइजेशन रूल है वो अप्लाई होगा। क्वार्क्स पर ये अप्लाई इसलिए नहीं होता क्योंकि क्वार्क्स आइसोलेटेड नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट always remain conserved। जिस तरह से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। लेट्स सपोज वी हैव 2 objects, say object 1, say object 2, and the charge on object 1 is Q1 and charge object 2 is Q2. Now they are separated by some distance initially। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों चार्जेस को किसी माध्यम से पास लेकर आते हैं या इनको मिला देते हैं कांटेक्ट में, मतलब इनको एक दूसरे से कांटेक्ट में ले आते हैं। तो क्या होगा? लेट्स सपोज बाय सम फिनोमिना some charge on Q1 may added or may some lost। In the similar manner, some charge on Q2 may be added or may be lost। Let's say after some phenomena, by induction, polarization, whatever be, charge on object Q1 becomes Q1 prime and charge on object becomes Q2 prime। So what this law says, मतलब जो कंजर्वेशन लॉ है वो क्या कहता है यहाँ पर कि चार्ज बिफोर कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर कॉन्टैक्ट, जो है वो कंजर्व रहेगा, उन दोनों का जो सम है वो कंजर्व रहेगा। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की मेनली। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज डेंसिटी। चार्ज हमने डिफाइन कर लिया है, अब हम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे कि चार्ज डेंसिटी क्या है। ये सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे उनको डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले क्या है? 3 तरह की होती है चार्ज डेंसिटी: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय lambda, linear charge density। It is defined as charge per unit length। It is used when charge is distributed over length। Example, let's say we have a line and
some charge is distributed along its length. Okay, another example क्या हो सकता है, कोई सर्कुलर रिंग है या सर्कल है, उसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसका ये क्या है, सर्कुलर रिंग, उसकी बाउंड्री पर होना चाहिए। तो मैथमेटिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज dq upon dl. Okay, and for uniform objects dq by dl is equal to q upon l for uniform objects, where q is total charge and l is total length. Next is surface charge density. It is represented by the symbol sigma and it is defined as charge per unit area. Okay, it is used when charge is distributed over a surface. It is used when charge is distributed over a surface. Next, let's see example of surface charge density. For example, a rectangular sheet and charge is distributed over its surface sheet. Another example is circular disc, charge or distributed on its surface. Okay, next is volume charge density, and in the similar way for uniform objects sigma is equal to dq by dA, and for uniform objects where q is total charge and s is surface area for uniform objects. मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए जो डिफरेंशियल रेशियो है वो टोटल रेशियो के बराबर होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में इसका काफ़ी प्रयोग होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रो एंड रो इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वेयर डी टाउ इज स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट एंड रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टाउ इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये सिंबल मैंने थोड़ा न्यू की तरह बनाया हुआ है, यह हमने जो नोटेशन है वो ग्रिफिथ बुक से लिया है, क्योंकि वी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर पोटेंशियल के लिए यूज होता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा न्यू की तरह बना दिया है। न्यू जिससे फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं वो क्या है, टोटल वॉल्यूम, और क्यू क्या है, टोटल चार्ज फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। और ये यूज कब होता है, इट इज यूज्ड व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। तो हमने तीन मैथमेटिकल जो क्वांटिटी हैं उनको डिफाइन किया है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये कोई, इसको थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं। ये कोई स्फीयर है और इसके वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्या है, स्फीयर। अनदर एग्जांपल क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम के अंदर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के एग्जांपल हो गए। तो हमने तीन क्वांटिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, उनको डिफाइन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे और वेक्टर अलजेब्रा से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे और वेक्टर अलजेब्रा को थोड़ा समझेंगे।
डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करेंगे। लाइन एलिमेंट कैसे लिखा जाता है, वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखा जाता है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वेक्टर का प्रयोग और इनफैक्ट डेरिवेशंस के अंदर भी वेक्टर का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेट्स स्टॉप।